अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा 10वीं की कर चले हम फिदा कविता है उसका एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि आप इसके शीर्षक से ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो कविता है यह वीर सैनिकों की कविता है, और वो भी ऐसे सैनिक जो कि मर रहे हैं देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं। उस समय वो बाकी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, और उनके बलिदान को हम कहीं पे भी जाया न जाने दें, यानी उनके बलिदान को हम कहीं पे भी कम न समझे या उनके बलिदान को बेकार न जाने दिया जाए, और उनके द्वारा दिए गए बलिदान को हमेशा हम याद रखें। और जो ये सिलसिला है देश की सुरक्षा के लिए, बहुत सारे वीर सैनिक पहले भी अपने प्राणों को न्यौछावर किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे न्यूज में और न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पता चलता है कि कहीं पुलवामा अटैक हो गया, कहीं दूसरी जगह पर भी आप देखेंगे तो रोज कोई ना कोई सैनिक हमारे अपने देश की सुरक्षा के करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दे रहे हैं। तो जो एक सैनिक होते हैं वो इस सिलसिला को कहते हैं कि भाई देश की सुरक्षा करते हुए अगर ये सिलसिला आगे भी बढ़ते रहता है तो आपको उसको आगे बढ़ाते रहना है। हमारे जो वो उर्दू के बहुत ही मशहूर कवि कैफी आजमी जी हैं, उन्होंने लिखा है, और आगे चल कर के फिल्मों में भी इसका गाने के रूप में प्रयोग किया गया है इस कविता का। कैफी आजमी जी का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, और वे बहुत मशहूर शायर कह सकते हैं या कवि भी कह सकते हैं उनको। और राजनीतिक में भी वो थोड़े से जागरूक थे, और एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर उन्होंने इतनी वीरता से बड़ी भरी हुई कविताएं लिखी हुई है, या फिर जो उनकी जो उर्दू की और भी रचनाएं हैं उसमें हैं, तो दूसरी तरह उनका जो एक कोमल हृदय की भी बहुत सारी ऐसी रचनाओं से पता चलता है, जिससे कि उनका एक कोमल जो रूप है वो भी सामने आता है। कैफी आजमी जी ने 10 मई 2002 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भले कैफी आजमी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई यह कविता हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेगी। हमेशा ही आगे आने वाली भी पीढ़ियां जो है जब भी इस कविता को पढ़ेंगी तो वो कहीं ना कहीं इस कविता को पढ़ने के बाद उनके मन में थोड़ा सा दुख भी होता है, उनका जो हृदय होता है वो द्रवित भी होता है। लेकिन हाँ, फिर उनका जो आज की युवा पीढ़ी है उनको एक जोश और एक प्रेरणा भी मिलती है इस कविता से, और इसको पढ़ने से उन्हें जो उनकी जो मनोभावना होती है वो भी प्रकट होती है। लोगों को समझने में भी आसानी होती है कि एक सैनिक जिस समय लड़ रहा होता है तो उसके मन में क्या क्या चल रहा होता है। कविता इस प्रकार है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिदा होना मतलब न्यौछावर कर देना, हवाले यानी सौंपना किसी को, बाकपन यानी वीरता का जो भाव है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय इंडिया और चाइना का यानी भारत और चीन का युद्ध हो रहा था, तो उस समय के हिसाब से कविता लिखी गई है। तो उस समय पे बहुत ठंडी भी थी, उस टाइम पे बहुत ठंडी थी। उस ठंडी की वजह से भी बहुत सारे सैनिकों की जो खून थे वो जम रहे थे, अर्थात आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति, कितनी ठंड में भी जो हमारे सैनिक थे वो कितनी वीरता से आगे बढ़ रहे थे। और उसी में बहुत सारे सैनिकों की, बहुत सारे वीर सैनिकों की मृत्यु भी हुई थी, यानी उनके जो उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया था। तो उसी समय की ये कविता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जो सैनिक है वो अपना आखिरी संदेश देते हुए कह रहा है कि अपने देश की रक्षा के लिए हम लोगों ने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया है, और अब यह देश आप सबके हवाले है, अर्थात जो और देशवासी हैं, जो युवा पीढ़ी है, उन लोगों के हवाले है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, अर्थात वो इतनी विकट परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जब हमारे देश पर दुश्मन ने हमला किया था तो
उस समय हमारी सासें भी हमारा साथ नहीं दे रही थी। शायद उन्हें गोली लगी होगी तो उससे की वजह से भी, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा ठंड थी तो उसकी वजह से उनका जो खून था वो जमने लग रहा था। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब गोली लग जाती है या जब कोई मृत्यु के नज़दीक जाता है तो धीरे-धीरे जो उसका खून होता है वो जमने लगता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। तो आगे कवि कह रहे हैं कि जो वो सैनिक है वो अपने कवि वो सैनिक के माध्यम से ये संदेश हमें दे रहे हैं कि इतना सब विकट परिस्थिति होने के बाद भी जो उनके कदम थे वो बिल्कुल पीछे नहीं रुक रहे थे, और उनका भले सर कट गया हो, यानी उनके प्राणों की भी आहुति दे दी गई, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा भी उसका अफसोस नहीं करते हैं और वो दुश्मनों को पीछे ढकेलते रहते हैं। और आगे कहते हैं कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, जैसा कि सभी को पता है कि जो हिमालय है वो भारत के गौरव का प्रतीक है। एक तरीके से आप जब मैप देखते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि पूरे जो भारत का जो मानचित्र है या मैप है उसमें जो हिमालय है वो एक तरीके से भारत का सिर के समान काम करता है या सिर का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है। तो उस गौरव का, उस मान सम्मान का रक्षा करते हुए जो हम सैनिक थे वो आगे बढ़ रहे थे। उनके सांस, उनके नब्ज कुछ भी भले उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मरते दम तक अर्थात अपनी आखिरी सांस तक दुश्मनों का मुकाबला किया और उनको पीछे ढकेलते रहे और किसी भी तरीके से जो हमारा मान सम्मान है उस पे जरा सा भी आंच नहीं आने दिया। और वही वो कहते हैं कि अब इस देश की रक्षा का भार आप सभी देशवासियों के ऊपर है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और जो सैनिक होते हैं वो कह रहे हैं कि उनका जो एक जज्बा होता है, उनका जो जीवन जीने का तरीका होता है, अगर मैं मेरे नजरिए से कहूँ तो वो एकदम अलग होता है। जहाँ पर लोग थोड़ी सी चोट से या थोड़ी बहुत परेशानियों से इतने परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी आजकल तो देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत परेशानियों से लोग अपना जो जीवन है वही समाप्त करने की भी कोशिश करते हैं। और वहीं और इतना ऐसाराम होने के बावजूद भी लोग परेशानियों को गिनाए जा रहे हैं, और वहीं जो एक सैनिक होता है वो कैसी कैसी एकदम विकट परिस्थितियों में भी वो उसके दिमाग में, उसके अंदर जो सिर्फ एक ही चीज, एक ही जज्बा रहता है कि नहीं हमें हमारे देश की रक्षा करनी है दुश्मनों से। नहीं, पीने को पानी है, खाने को खाना है, सोने को जगह है, ऐसा आराम का कितनी, कहीं कहीं पे बहुत गर्मी है, कहीं कहीं पे बहुत सर्दी है, यानी जैसा भी जो भी परिस्थिति हो वो कभी शिकायत नहीं करते हैं और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है और एक ही जज्बा होता है कि नहीं हमें हमारे देश की सुरक्षा करनी है। और उसमें वो वही कह रहे हैं कि इस पूरे जीवन में जिंदा रहने के अवसर बहुत मिलते हैं, लेकिन देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने की जो खुशी मिलती है वो बहुत कम आती है। रुत मतलब मौसम कह सकते हैं या समय यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि जो देश के लिए अपने प्राण के बलिदान देने की जो रुत होती है या मौसम या समय होता है वो रोज रोज नहीं आता है। अर्थात सैनिक जो होता है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने पर का एक भी मौका खोना नहीं चाहता है। उल्टा उसको जैसे एक तरीके से कहा जाए कि वो इसी बात से एकदम तैयार है, हर एक पल हर एक क्षण इस बात के लिए तैयार रहता है कि अगर मुझे मेरे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान देना है तो मैं तुरंत उसके बारे में एक सेकंड भी सोचूंगा नहीं। उसमें उल्टा उसको बहुत खुशी भी मिलती है, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। और जो सैनिक है वो दूसरे नौजवानों को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि सुंदरता हो, प्रेम हो या जवानी हो, वो कभी भी किसी काम की नहीं होती है अगर वो अपने देश की रक्षा के काम न आए। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी सुंदरता पर, अपनी जवानी पर घमंड करते हैं, तो वो सैनिक वही कहते हैं कि भाई अगर आप बहुत सुंदर हैं, आप नौजवान हैं, आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो उसका प्रयोग अपने देश की रक्षा करते हुए करना चाहिए
और नहीं तो फिर बाकी ऐसे जीवन का क्या मतलब कि जब उस सुंदरता और उस युवापन का और उस जोश का कोई जब आप कहीं पे प्रयोग ही नहीं कर रहे हो। और एक दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं वो दूसरे नौजवानों को प्रेरित भी कर रहे हैं। और जो सैनिक होते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, जैसा कि उन्होंने इस लाइन में कहा है कि जो सैनिक होते हैं वो इस धरती को दुल्हन मानते हैं। और दुल्हन की सुरक्षा करना जाहिर सी बात है उसके पति का या फिर दूल्हे का काम होता है। जिस तरीके से वो अपनी दुल्हन को हर मुसीबत, हर बुरी नजर, हर परेशानी से बचाता है, उसी तरीके से जो सैनिक होता है वो अपनी धरती माँ को, धरती को कहीं कहीं माँ भी कहा जाता है, भाई धरती माँ की सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने धरती को दुल्हन की तरह माना है और वो यही कहते हैं कि हमें जो अपनी दुल्हन है इसको दुश्मनों से सुरक्षा करनी है या दुश्मनों से बचा करके रखना है। और उसके आगे वो उसी क्रम में कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अर्थात इस धरती की जो सुरक्षा है, इस धरती का जो मान सम्मान है, दुल्हन का रक्षा करने से मतलब यही होता है कि भाई उसकी मान सम्मान, उसकी इज्जत की रक्षा करना, दूसरों से जिस तरीके से उसका कर्तव्य होता है उसके पति या दूल्हे का, उसी तरीके से जो देश का सैनिक होता है वो अपने देश की जो धरती है उसको दुल्हन मान करके उसकी भी मान सम्मान और सुरक्षा के लिए कह रहा है। और जो आगे की नौजवान पीढ़ी है उसको प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि अब आपके हवाले, आपके मतलब आपके ऊपर या आपका दायित्व है कि अब आप अपने देश की रक्षा करिए, क्योंकि वो तो अपने प्राणों का न्यौछावर कर रहे हैं इसकी सुरक्षा करते हुए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और उसी में वो आगे क्रम में कह रहे हैं कि जो बलिदान देने का जो रास्ता है, यानी जो कुर्बानी देनी होती है, कुर्बानी हम देश के लिए देते हैं, देश की सुरक्षा करते हुए देते हैं, जो वीर सैनिक, उसको कुर्बानी कहा जाता है। तो जो वो रास्ता होता है वो वीरान नहीं होना चाहिए, यानी जो कुर्बानी देने का एक सिलसिला शुरू हुआ है उस रास्ते में कभी कोई खालीपन नहीं आना चाहिए। उस रास्ते पर ये जो सिलसिला और ये क्रम है वो लगातार बने रहना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, मतलब कि एक काफिला अगर आगे बढ़ा है, उस काफिले का अपने देश की सुरक्षा करते हुए उस काफिले के जो सैनिक है उनकी मृत्यु हो गई है, तो दूसरा काफिला वहां तुरंत तैयार होना चाहिए। अर्थात एकजुट होकर के जब भी जरूरत हो तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने में जरा सा भी सिकन या फिर जरा सा भी अपने आप के मन में अफसोस बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहिए। और एकदम साहस और निडरता के साथ आगे बढ़ते हुए और बिना एक पल भी कुछ भी संकोच किए, बिना एक पल भी सोचे, देश की सुरक्षा के लिए जो सैनिक होता है जिस तरीके से अपने प्राणों को बलिदान कर देता है, उसी तरीके से आगे आने वाले जो पीढ़ी है, आगे आने वाले जो नौजवान है, उन्हें भी इसी क्रम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जो ये कुर्बानियों का सिलसिला है वो लगातार और चालू रहना चाहिए, यानी लगातार शुरू रहना चाहिए। अगर देश पर कोई दुश्मन हमला करता है या अपनी देश की अस्मिता या फिर देश के गौरव में जरा सा भी कहीं पर भी दाग लगाने की कोशिश करता है तो फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फिर वो जो सैनिक है वो यही कह रहे हैं कि जो जीत की जो खुशी होती है वो एकदम दुगनी हो जाती है कब फतह यानी जीत होता है, तो वो कब दुगनी हो जाती है जब कोई सैनिक देश पर प्राण न्यौछावर करता है, तो उसकी खुशी उस समय एकदम दुगनी हो जाती है। और ऐसी स्थिति में उस सैनिक को ऐसा लगता है कि जैसे जो जिंदगी है वो मौत से गले मिल रही हो। और फिर वो कहते हैं कि आप भी अपने सर पर बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, यानी आप भी अपने सर पर कफन बांध लीजिए। कफन बांधने का मतलब ही यही होता है कि किसी भी पल, किसी भी परिस्थिति में अपने प्राणों को बलिदान करने के समय जरा सा भी न सोचना है, ना ही एक कदम अपना पीछे लेना है, यानी पूरी तरीके से एकदम तैयार हो जाना। और दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि आप भी अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लीजिए
और देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि जो सैनिक है उसका ये आखिरी संदेश है, तो वो तो अब वीर गति को प्राप्त हो रहा है और उसके वीर गति के प्राप्त होने के बाद जो ये देश की सुरक्षा, देश के मान सम्मान की रक्षा की जो बात है वो अब दूसरों के हवाले है, यानी देशवासियों के हवाले है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके हवाले है, जो दूसरे और सैनिक हैं उनके हवाले है, या उन इसका पूरा भार है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर जो सैनिक है वो प्रेरित करते हुए कह रहा है कि अपने खून से, यानी यहाँ पर खून से का मतलब ये है कि अपने निडर और साहस और ताकत के बल पर तुम एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचो कि जिसको पार करने का हिम्मत कोई भी न कर पाए। या यहाँ पे रावण का अर्थ है दुश्मन से, तो जिसको पार करने का क्या, जिसकी तरफ देखने तक का भी कोई भी दुश्मन देश प्रयास न कर पाए, जिस तरीके से तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों और तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिस तरीके से लक्ष्मण जी ने माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई थी, उसी तरीके से तुम अपने खून से, अपने वीरता, अपने पराक्रम से एक ऐसी रेखा बनाओ कि जो दूसरे रावण रूपी दुश्मन देश हैं उनको अपने देश की जो सीमा रेखा है या फिर अपने देश की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले उनके अंदर एक डर बैठ जाए, उन्हें आपकी साहस, शक्ति और निडरता का एहसास हो। और उस क्रम में भी अगर कोई थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाता है, आप यहाँ पर सीता माता का जो दामन है वो अपने धरती माता के आंचल से इन्होंने कहा हुआ है, या फिर मान सम्मान से ही जोड़ा है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि जो सीता के आंचल की तरह ही इस धरती का भी आंचल है, और अगर उसको कोई छूने का प्रयास करता है, यानी उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की जरा से भी कोशिश करता है, तो ऐसे हाथ को ही तुम तोड़ दो, जिससे कि कोई भी इस धरती माता को या फिर इस धरती के आंचल को या इस धरती को छू भी ना सके। जिस तरीके से लक्ष्मण जी ने सीता की सुरक्षा के लिए रेखा बनाई थी। क्यों? क्योंकि तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात तुम्हें ही अपने देश की सुरक्षा करनी है और तुम्हारे ही ऊपर इस देश का पूरा दायित्व है, और पूरा जो कार्यभार है, जो पूरा भी आगे आने वाला जो समय है जिसमें तुम्हें ही देश की सुरक्षा और रक्षा ऐसे रावण रूपी दुश्मनों से करनी है। यहाँ पर सीता का दामन, जो इन्होंने कहा है, दामन का अर्थ होता है आंचल। तो जिस तरीके से भाई किसी भी स्त्री का जो सम्मान होता है, मान सम्मान, वो उसका आंचल होता है, और उसको अगर कोई खींच करके कोई दूसरा भी जो व्यक्ति है वो अगर उनकी इज्जत पर हाथ डालता है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी पुरुष होगा या जो भी लीडर और साहसी व्यक्ति होंगे उनको, और जो सही व्यक्ति होंगे उनको वो चीज पसंद नहीं आएगी, और उसका विरोध करते हुए वो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं या फिर उसका वो प्रतिकार करते हुए उसका हाथ भी तोड़ देंगे। तो वही वो यहाँ पर प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपने जो घर की औरतें होती हैं, बहनें होती हैं, माता होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसी तरीके से इस धरती की भी रक्षा करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। और इसकी मान सम्मान में अगर कोई जरा सा भी आंच आए या फिर जरा सा भी कोई प्रयास करे इसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की, तो उसका हाथ आप तोड़ने के लिए तैयार रहिए हमेशा। क्यों? क्योंकि जो सैनिक है वो अब इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो रहा है, और वो जो नौजवान पीढ़ी है उसको प्रेरित करते हुए ये कह रहे हैं कि अब इस देश की जो सुरक्षा है वो आपके ऊपर ही है, आपकी दायित्व है। अब इस कविता का पाठ का जो सार है वो इस प्रकार है कि इस कविता में जो देश के सैनिक की जो भावना होती है, अर्थात जिस समय जो सैनिक युद्ध करते हुए आखिरी सांस ले रहा होता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है, वो क्या संदेश देना चाहता है आगे आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को, उसका ही वर्णन किया गया है। और जो भी सैनिक होते हैं वो देश के मान सम्मान की रक्षा करते समय जरा सा भी मतलब सकुचाते नहीं है, जरा सा भी उनको डर नहीं लगता है,
वो एक कदम भी पीछे नहीं लेते हैं। और जो दुश्मन देश होते हैं, अगर थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो वो उस कदम को पीछे ढकेलते हैं, और उसमें चाहे उनके प्राण भी चले जाए, चाहे उनका सर कट जाए। और मौसम भी होता है, कहीं कहीं पर इतनी ठंड होती है कि जो उस मौसम में नॉर्मल व्यक्ति तो जीवित ही नहीं रह सकेगा। फिर भी वहां पर वो लोग, वहां जैसे लेह लद्दाख का आपने देखा होगा या सुना होगा कि वहां पर हमेशा पारा इतना डाउन रहता है, -डिग्री में रहता है, लेकिन फिर भी वहां पे हमारे वीर सैनिक हमेशा डटे रहते हैं। और मजाल है कि कोई भी दुश्मन देश का जो सैनिक है वो हमारे देश के सीमा रेखा में आ सके या थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ी कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और एकदम से जो इसका ताजा एकदम उदाहरण देखेंगे तो जो लद्दाख की जो अपनी सीमा रेखा थी LAC पर जो चीन ने किया है, उसका जवाब हमारे सैनिकों ने कितनी अच्छी तरीके से उनको दिया है। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति रहे, जो सैनिक होते हैं वो एक पल के लिए भी अपने जो देश के मान सम्मान और गौरव है उस पे जरा भी आंच आने नहीं देते हैं। और जो हिमालय पर्वत होता है वो भारत का प्रतीक है गौरव का, और कहीं ना कहीं हमारा वो सिर है, और सिर तो किसी के भी इज्जत और मान सम्मान का प्रतीक होता है, उसी तरीके से हिमालय भी है। और वहाँ पे जो हमेशा ठंड रहती है तो वहाँ पे देश की सुरक्षा करना कितना कठिन होता है, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक वहाँ पे 24 घंटे तैनात रहते हैं, और वो हमेशा हमारी दुश्मन देशों से रक्षा करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब देश की सुरक्षा करते समय वो वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उसमें भी उनको खुशी मिलती है। वो अपने जो खून होता है उससे एक तरीके से एक लक्ष्मण रेखा बना देते हैं, और जो दूसरे देश के जो दुश्मन होते हैं वो उनको समझ में आता है कि नहीं, ये सब कितने वीर हैं, कितने साहसी हैं, कितने निडर हैं। और जो एक सैनिक होता है वो मरते समय यही एक प्रेरणा देता है, प्रोत्साहन देता है कि जो देश पर बलिदान होने का ये सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए। और इसमें लगातार सब लोग एकजुट होकर के, मिल करके अपने देश की रक्षा करते रहें, क्योंकि जिस तरीके से जो सीता माता का आंचल है उसके मान सम्मान पर कोई भी आंचल राम या फिर लक्ष्मण नहीं आने देते हैं, उसी तरीके से आप भी अपने देश की जो रक्षा और सुरक्षा करते समय एकदम से तैयार रहिए, और अगर कोई हाथ आगे बढ़ता है तो उस हाथ को तोड़ दीजिए, क्योंकि इस देश के लिए, इस देश की रक्षा करते हुए आप ही को राम बनना है, और आप ही लक्ष्मण हो, और आपको इस देश की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है, और आपको उस दायित्व को निभाना भी है। और यही संदेश एक जो वीर सैनिक है वो अपना आखिरी संदेश देते हुए, यही प्रेरणा देते हुए, नौजवानों को प्रेरित करते हुए यही कह रहा है। इस कविता को पढ़ने से हमारे अंदर जो सैनिक हैं उनके प्रति और ज्यादा मान सम्मान बढ़ जाता है। और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि जानते बूझते हुए बॉर्डर पर जाना, सेना में शामिल होना, बॉर्डर पर जाना, युद्ध करना, उनको जबकि पता होता है कि एक पल अभी क्या है और दूसरे ही पल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि अगले ही सेकंड क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो डरते ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ देश है, देश की सुरक्षा के आगे ना उनका परिवार है, ना अपना खुद का कोई परेशानी है, ना अपनी खुद की तकलीफ होती है। वो सिर्फ और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर और तैनात रहते हैं। उनके सामने ही उनके जो दूसरे सैनिक होते हैं, भाई होते हैं, मित्र होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, लेकिन उसको देख करके भी वो लोग जरा भी डरते नहीं हैं। और नहीं तो उनके अंदर और ज्यादा आग उगलने, मतलब कह सकते हैं कि एकदम से उनके अंदर और जोश आ जाता है, और वो उसका भी बदला लेने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे भाई या मेरे मित्र का, इन्होंने अगर वीरगति को प्राप्त करवाया है या इन्होंने उसके प्राणों को लिया है तो हम उसका बदला लेंगे। और वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, चैन की नींद सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन वीर सैनिकों की वजह से ही हैं। तो हमारे मन में हमेशा इन वीर सैनिकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान सम्मान की भावना होनी चाहिए। और सभी जो नौजवान हैं और जो और भी पीढ़ियां हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो और भी लोग हैं, सभी के मन में हमेशा उनके प्रति एक जैसे कह सकते हैं मान सम्मान और गौरव की भावना होनी चाहिए, और उनके बलिदान को
कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही ऐसा कि उनके बलिदान को व्यर्थ जाने दिया जाए। यही मैं भी ये कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने मन में सैनिकों के प्रति सम्मान जरूर रखिएगा और उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए। अगर आपको मेरा ये कविता का एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।